गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक है हमारा संचयन भाग 1, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है गिल्लू, जिसकी लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। वो चैप्टर तो हमने लाइव क्लास में देख लिया है। आज हम सिर्फ उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो देख लेंगे, ताकि फिर पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज हो जाए। तो महादेवी वर्मा जो है, उनके घर की जो खिड़की थी, विंडो थी, उसके बाजू में एक सोन जूही की बेल थी और उनको वो बेल बहुत पसंद थी। कई कई बार लेखिका वो पीले, उसके ऊपर जो पीले फूल लगते थे, वो पीली कलियां उनको बहुत मनमोहक लगती थी और लेखिका कभी कभी वो बेल के पास कलियों को देखने, कलियों को ढूंढने जाती थी। तो लेखिका को एक बार विचार आया कि वो जो छोटा सा जीव है जिसका नाम है गिल्लू, जो लेखिका को यही बेल के नीचे से मिला था, वो गिल्लू की बात की है कि वो गिल्लू हमेशा ये बेल की सघन हरी तमा में, यानी कि उसके बहुत सारे जो पत्ते थे उसकी घटाओं में छुप कर बैठ जाता था। और जब लेखिका वहाँ निकट पहुँचती थी तो वो उनके कंधे पे आकर बैठ जाता था और लेखिका चौंक जाती थी। तब लेखिका को कलियों की खोज रहती थी, जब गिल्लू नहीं मिला था उससे पहले की बात है। लेकिन आज जब गिल्लू नहीं है, तब लेखिका को वो लघु प्राणी यानी कि गिल्लू की खोज थी। इसमें लेखिका ने बताया है कि एक बार उन्होंने देखा कि वो सोन जूही की बेल के पास बहुत सारे कौवे काँव काँव कर रहे होते हैं और उन्होंने बाहर जाके देखा तो वो जो गिल्लू है, गिलहरी का बच्चा, वो घायल अवस्था में है। लेखिका ने उसे अपने हाथ में लिया, घर में ले आई। सबसे पहले उसके घाव को साफ किया, मरहम लगाया और फिर उसको दूध में रुई की बाती डुबो के उसे दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन उसमें उनको असफलता मिली। फिर वो पानी की कुछ बूंदें उसके मुंह में डालने में सफल होती है। 2-3 दिन लगातार उसकी इसी तरह से उसका उपचार किया गया और गिल्लू अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। यहाँ पे लेखिका कौवे के बारे में एक चीज़ बताती है कि कौवा समाधारित और अनाधारित प्राणी है। क्यों? इसके लिए लेखिका कहती है कि कौवे की जो कर्कश आवाज़ है, क्योंकि कौवे की आवाज़ हमें पसंद नहीं है, उसकी जो कर्कश आवाज़ है उसकी वजह से हम लोग उसे क्या करते हैं, पत्थर मारकर भगा देते हैं। और दूसरी तरफ जब श्राद्ध के दिन होते हैं तब लोग कौवे को बहुत आदर से बुलाते हैं। पितृपक्ष में जो श्राद्ध हम मानते हैं, पितृपक्ष जिसे बोलते हैं, और उसे पूरी और खीर खिलाते हैं। तो दोनों चीज़ें हुई, उसे मान भी मिलता है और उसकी वाणी की वजह से उसे अपमानित भी होना पड़ता है। गिल्लू अब लेखिका के साथ उनके घर में ही रहने लगा है। कभी कभी वो लेखिका का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए क्या करता था, लेखिका के पास उनके पैरों तक आ जाता था और फिर सर से पर्दे के ऊपर चढ़ता था, फिर उतनी ही तेजी से उतरता था। और ऐसा वो तब तक करता था जब तक लेखिका उसे अपने हाथों में पकड़ ना ले। अब तो वो लेखिका के घर के बाकी लोगों के साथ भी बहुत घुल मिल गया था। लेखिका ने देखा कि गिल्लू को घर में ही बंद करना जरूरी नहीं है, उसे खुला रखना ज़रूरी है, उसे मुक्त घूमने देना ज़रूरी है। क्योंकि कई बार उन्होंने देखा कि उन्होंने गिल्लू के रहने के लिए जो जगह बनाई थी खिड़की के पास, जो सोन जूही की बेल के पास, वहाँ से गिल्लू कई बार एकदम शांत होके वो सोन जूही की बेल को देखता रहता और बाहर की गिलहरियाँ भी उसे शांत होकर बाहर से देखती रहती। तब लेखिका को ऐसा लगा कि उसे छोड़ना चाहिए और लेखिका ने क्या किया था, फिर उसे खुला छोड़ने के लिए खिड़की की एक जाली एक तरफ से खोल दी थी, ताकि गिल्लू जब मन चाहे बाहर आ सके और जब मन चाहे वो वापस घर में भी आ सके। और इसी तरह से गिल्लू के लिए उन्होंने रास्ता खोल दिया था। एक बार ऐसा होता है कि लेखिका कहीं जा रही होती है और उनका अकस्मात होता है। उनको कई दिनों तक अस्पताल में रखा जाता है। जब अस्पताल में से उनको घर वापस लाया जाता है
तब लेखिका पूरे दिन अपने बिस्तर पर पड़ी रहती है अपने कमरे में, और गिल्लू भी वहीं पे रहता है। तो जब लेखिका बिस्तर पे पड़ी रहती है तब गिल्लू क्या करता है, उनके बिस्तर पर आ जाता है, सिरहाने पर बैठकर अपने नन्हे-नन्हे हाथों से, हाथ के जो छोटे-छोटे पंजे हैं, वो लेखिका के बालों में सिरहाने लगता है और पूरे दिन वो सहलाता रहता है। अगर वो वहाँ से हट जाता है तो लेखिका को ऐसा लगता है जैसे उनके पास से कोई परिचारिका हटा दी गई हो, और इस प्रकार से लेखिका को अस्वस्थता के टाइम गिल्लू ने परिचारिका की भूमिका निभाई थी। गिल्लू का जो वो हाथ फिरोना उनको बहुत ही राहत दिलाता था, उनको बहुत अच्छा लगता था। वैसे लेखिका को पता था कि गिलहरियाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 ढाई साल तक ज़िंदा रहती है। तो कुछ समय बाद ऐसा होता है कि गिल्लू खाना-पीना छोड़ देता है और वो घर के बाहर भी नहीं जाता है, और वो शांत होकर, निश्चेत होकर अपनी जगह पे लेटा रहता है। लेखिका ने ये बात नोटिस की, और लेखिका को जब लगा कि शायद गिल्लू का भी अंत समय नज़दीक है, तो उन्होंने उसके पंजे अपने हाथ में लिए और उनको पता चला कि वो अब ठंडे पड़ चुके थे। उस रात गिल्लू जो है वो पूरी रात लेखिका के बिस्तर पर उनकी उंगली पकड़कर सुबह होने तक वहाँ पे पड़ा रहता है। और लेखिका जब सुबह जगती है, लेखिका ने यहाँ लिखा है कि प्रभात की पहली किरण के साथ ही गिल्लू मौत की गहरी नींद में सो जाता है। यहाँ पे लेखिका ने एक वाक्य लिखा है, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही गिल्लू किसी और जीवन के लिए सो गया। उसका आशय ये है कि प्रातःकालीन सूर्य की किरण के साथ गिल्लू ने अपना शरीर त्याग दिया था, यानी उसकी मृत्यु हो चुकी थी किसी अन्य जीवन में जन्म लेने के लिए, और दूसरा जन्म लेने के लिए उसने अपने इन प्राणों को त्याग दिया था। इसीलिए लेखिका ने यहाँ पे ये वाक्य लिखा हुआ है। उसके बाद लेखिका जहाँ से गिल्लू को लाई थी, सोन जूही की बेल के नीचे घायल अवस्था में वो मिला था, तो उसके मरने के बाद भी क्या करती है, वही जगह पे उसकी समाधि बनाती है, यानी उसको दफनाया जाता है। और लेखिका वो विश्वास के साथ उसे वहाँ पे दफनाती है कि हर आत्मा कोई दूसरे प्रकार से जन्म लेती है, और गिल्लू भी एक दिन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक छोटा सा फूल बनकर वापस खिलेगा, और फिर वो उसका एहसास अपने आसपास कर पाएगी। और यही उनका जो विश्वास था वो उनको संतोष दिलाता था कि एक ना एक दिन वो गिल्लू को वापस कली के रूप में या फूल के रूप में वापस पाएगी। बहुत छोटा सा और सिंपल चैप्टर है ये, इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको याद हो जाएंगे। तो ये चैप्टर हमने लाइव क्लास में देखा है, ये वीडियो भी देख लेना ताकि क्वेश्चन आंसर भी आप अच्छे से